रात के समय सरपंच साहब का बेटा शहर से वापस लौटता है, लेकिन तभी रास्ते में अचानक से बहुत तेज बारिश आ जाती है। अब जैसी बारिश आती है तो एकदम से वो अपनी बाइक को एक झोपड़ी होती है सड़क किनारे, उसके साइड में रोक देता है। झोपड़ी जो कि खाली पड़ी हुई थी, क्योंकि दिन के समय में वहां पर कोई चाय की दुकान लगाया करता था और रात के समय में अपने सारे सामान को समेट कर वहां से ले जाया करता था। अब जैसे वो झोपड़ी खाली पड़ी हुई थी और वहां पर उसके अंदर वह जाता है, तो अंदर जाते ही उसे महसूस होता है कि यहाँ पर कोई है। और जैसे वो मोबाइल फोन की टॉर्च जलाता है तो झोपड़ी के अंदर एक बेहद ही खूबसूरत और जवान लड़की बैठी हुई थी, जो कि एक कोने में बड़ी परेशान सी हालत में थी कि मानो उसे बहुत जोर से ठंड लग रही है। अब इसके बाद जब वो लड़की उसे देखती है तो वह भी डर जाती है, लेकिन फिर वह सरपंच का बेटा उसे अपने साथ ले जाता है और काफी दिनों तक अपने साथ रखता है। लेकिन इसके बाद जो होता है उसके बारे में ना तो सरपंच के बेटे ने कल्पना की थी और ना ही ये लड़की इस बारे में कल्पना कर पाई थी। क्या हुआ था ऐसा, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। बिहार के वैशाली जिले के एक गांव के अंदर कुछ बंजारे आकर ठहरते हैं। अब बंजारे वहां पर आकर अपने तंबू वगैरह लगा लेते हैं और उसके बाद धीरे धीरे वहां पर रहने लगते हैं। अब इसी समय की बात होती है जब फसल उठने का समय आता है और उसी दौरान बंजारों के जो तंबू थे वहीं पर पासी में कुछ खेतों की कटाई हुई थी और कटाई होने के बाद उनको मतलब कि अलग अलग करना था, यानी कि गेहूं को अलग और भूसे को अलग करना था। अब जैसे पहले दिन वहां पर यह काम होता है तो उसके बाद उस बंजारों को जो झुंड होता है जो वहां पर बसे हुए थे उस पर बहुत ही ज़्यादा धूल आने लगती है और इस धूल को देखकर वह सोचने लगते हैं कि अभी तो यहाँ पर इतने सारे खेत बचे हुए हैं और अगर हम लोग यहीं पर रहे तो रोज के रोज इस धूल का सामना करना पड़ेगा। इसी वजह से जो वो बंजारे होते हैं वो फैसला करते हैं कि क्यों ना हम लोग इस जगह को छोड़कर कहीं और जाकर अपना तंबू लगा लें, हमारी कौन सी परमानेंट जगह है। ऐसा सोचकर वो सभी लोग एक शाम के समय में अपने सारे सामान को पैक करने लगते। सभी ने सलाह मशवरा कर लिया था और उसके बाद चलने लगते हैं। उसी टोली के अंदर एक लड़की होती है जिसका नाम भूरी होता है और भूरी जो कि गूंगी थी, वह बोल नहीं सकती थी, लेकिन जैसा उसका नाम था भूरी वैसे वो देखने में थी बेहद ही खूबसूरत और जवान थी। अब जो भूरी होती है वह गूंगी भले ही थी, लेकिन समझ उसमें एक आम इंसान से ज्यादा थी और वह चीजों को देखकर उनके बारे में काफी ज्यादा समझ जाया करती और उन्हें देखने से महसूस हो जाया करता उसे। यानी कि कहते हैं ना कि ऊपर वाला अगर एक ज्ञानेंद्रिय को बंद करता है तो और ज्ञानेंद्रियों में थोड़ी सी फालतू पावर देता है, जिससे उसे पता चलता रहे कि कैसे समाज में सर्वाइव करना है। इस बात को देखकर यहाँ पर जो भूरी होती है, यानी जब भूरी खूबसूरत थी तो इस बात को देखते हुए भूरी के ही उस ग्रुप के अंदर एक लड़का होता है जिसका नाम सूरज होता है और सूरज भूरी की खूबसूरती को देखकर उससे शादी करना चाहता था। लेकिन सूरज का जो व्यवहार था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और भूरी इसके बारे में जानती थी, क्योंकि उसके सामने हर कोई बात कर लिया करता, क्योंकि उन्हें पता था कि भूरी ना तो पढ़ी लिखी है और ना ही किसी से इस बात को कह सकती है। अगर कहेगी भी तो कोई उसकी बात पर भला विश्वास क्यों करेगा, क्योंकि वो बोल नहीं सकती। अगर इशारे में समझाएगी तो किसी को समझ में नहीं आने देंगे, वैसे ही कह देंगे। तो इसीलिए उसे बस्ती की सारी सच्चाई पता थी कि कौन लोग क्या क्या किया करते हैं, कौन किसके साथ क्या किया करता है। और इसी वजह से जब उसे पता चलता है कि उसकी शादी सूरज से होने वाली है तो वह मना करने लगती है अपने घर वालों से। लेकिन घर वालों के नाम पर उसके चाचा चाची होते हैं और उसके माता पिता तो काफी दिन पहले एक हादसे में इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। तो इसी वजह से जो चाचा चाची होते हैं वो कहने लगते हैं कि देखो, मना करने से कोई फायदा नहीं है, शादी तो तुम्हें जब भी करनी है और सूरज जवान है, कोई बात नहीं, उसी से शादी कर लो। हालांकि जब भूरी उससे शादी नहीं करना चाहती है और उसके बाद भी जो चाचा चाची है वो जबरदस्ती उससे शादी करना चाहते हैं तो वह मजबूरी में हामी तो भर लेती है, लेकिन जो भूरी होती है उसका मन नहीं होता बिल्कुल भी शादी करने का। अब जैसे शाम के समय वो लोग टोली को लेकर जाने लगते हैं तो तभी अचानक से जो भूरी होती है वह भी उस टोली के साथ जा रही थी, लेकिन आज उसकी थोड़ी बहुत तबीयत खराब थी। अब तभी रास्ते में अचानक से एक साथ से बारिश आ जाती है और जैसे ही बारिश आती है तो सभी बंजारे भीगने लगते हैं और साथ में जो भूरी होती है वह भी भीगने लगती है, क्योंकि कुछ लोग पैदल पैदल भी चल रहे थे, कुछ लोग साइकिलों पे चल रहे थे, ऐसी उनकी टोलियां थी।
अब इस बात को देखकर यानी कि जब सभी लोग भीजने लगते हैं तो जो मुखिया होता है यानी कि जो इस ग्रोह को चला रहा है वो कहने लगता है कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर भीज लेते हैं और वैसे भी तो हमें आगे ही जाना है और अगर बारिश में रुक गए तो हो सकता है बारिश और भी ज़्यादा तेज आ जाए और भीजना तो हमें खड़े खड़े भी है, तो इससे अच्छा चल ही देते हैं। ऐसा कहकर वह ग्रोह को आगे बढ़ाने लगता है, लेकिन तभी जो भूरी होती है भीजने की वजह से उसे और भी जोर से बुखार आ जाता है और तभी अचानक से वह सोचने लगती है कि इस तरह से भीजती रही तो बीमार पड़ जाऊंगी। वह और लोगों को रोकने की कोशिश करती है लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता है क्योंकि बारिश हो रही थी और तेज हवाएं चल रही थी। इसी वजह से जो भूरी होती है जब वह चलती चलती सड़क किनारे एक झोपड़ी को देखती है तो एकदम से उसके अंदर घुस जाती है और वहां पर जाकर सिमट कर बैठ जाती है। उसके बाद जब उसे लगता है कि उसका ग्रोह आगे निकल जाएगा तो उसके बाद वो दोबारा जाना भी चाहती है क्योंकि बारिश थोड़ी सी मंदी हो गई थी और उसके बाद वो अचानक से उसे लगता है कि क्या करना है ऐसे जाकर, क्योंकि वो लोग जब भी जबरन मेरी शादी उससे करा रहे हैं जिससे मैं शादी नहीं करना चाहती। ऐसा सोचकर वो वहीं पर बैठ जाती है और जो उसका जो ग्रोह होता है यानी कि जितने भी उसके ग्रुप के लोग थे वो सभी लोग वहां से चले जाते हैं। यानी कि जानबूझकर जो भूरी जो होती है वो अपने ग्रोह से अलग हो गई थी। अब जो भूरी है वो उस झोपड़ी में बैठी रहती है, लेकिन फिर जब बारिश पूरी तरह से बंद हो जाती है और उसका मन होता है निकलने के लिए, लेकिन फिर से अचानक से दोबारा से बारिश आ जाती है। होता है अक्सर कई बार ऐसा कि बार बार बारिश आती रहती है जाती रहती है और जब दोबारा बंद होने के बाद बारिश आती है तो उसी समय उस झोपड़ी के सामने से एक मोटरसाइकिल वाला निकल रहा था जो कि और कोई नहीं पास ही के गांव के सरपंच का बेटा था जो कि शहर में पढ़ा करता था, जिसका नाम गजेंद्र होता है। और गजेंद्र जो कि पिछले कई सालों से शहर में रहकर पढ़ाई कर रहा था, लेकिन अचानक से उसका मन ऐसा विचलित हुआ कि उसने अपने घर वालों को बता दिया कि मैं आ रहा हूं और मैं अब शहर में कभी भी नहीं आऊंगा, वहीं पर रहकर को काम धंधा देखूंगा। घर वाले बड़े खुश होते कहते कि बेटा आजा, और जो गजेंद्र होता है अपनी बाइक को लेकर शहर से वापस लौटता है। तभी अचानक से रास्ते में जब एक साथ से दोबारा बारिश आती है, क्योंकि पहली बारिश में तो वो एक जगह रुक गया था, अब जो दूसरी बारिश आती है तो थोड़ी बहुत बूंदें उसके ऊपर गिर जाती हैं, लेकिन तभी अचानक से उसकी नजर उस झोपड़ी पर पड़ती है जिसके अंदर पहले से भूरी बैठी हुई है और वो वहां जाकर अपनी बाइक को रोक देता है। जैसे ही बाइक रोकता है तो उसके बाद बाइक से उतरता है और उतरने के बाद झोपड़ी के अंदर घुसते ही उसे महसूस हो जाता है कि शायद झोपड़ी के अंदर कोई और भी है। तो वह एकदम से अपने मोबाइल फोन की टॉर्च निकालता है और टॉर्च से जैसे देखता है तो भूरी उसे कोने में डरी सहमी सी बैठी दिख जाती है और भूरी टॉर्च को देखकर एकदम से अपने आप को अपने हाथों से छुपाने लगती है। तभी यहाँ पर जो गजेंद्र होता है वो कहने लगता है अरे अरे परेशान मत होइए, मैं भी आपकी तरह ही मुसाफिर हूँ और बारिश से बचने के लिए यहाँ पर आ गया हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। क्योंकि उसके कपड़ों को देखकर वो समझ गया था कि यह बंजारन है, शायद अपने ग्रुप से अलग होकर यहाँ पर किसी काम के लिए आई होगी और उसी समय बारिश आ गई है तो यहाँ पर छुप गई है। उसके बाद वह भी वहीं पर बैठ जाता है, भूरी वहीं पर बैठ जाती है, लेकिन भूरी बुखार की वजह से काफ़ी ज़्यादा कपकपा रही थी और इस बात को देखकर जो गजेंद्र होता है उसे महसूस हो जाता है कि ये शायद बीमार है। तो उसके बाद उससे पूछने लगता है कि क्या तुम बीमार हो। तो यहाँ पर जो भूरी होती है उसकी तरफ देखती तो है लेकिन उससे कुछ बात नहीं करती है। गजेंद्र जो होता है वो समझने लगता है कि शायद ये मुझसे डर रही है, इस वजह से ऐसा कह रही है। और तभी जो गजेंद्र होता है वह कहने लगता है कि देखो अगर आपको मेरे से डर लग रहा है तो कोई बात नहीं, मैं बाहर चला जाता हूँ, बारिश में तो भीग जाऊंगा, लेकिन आप परेशान मत होइए। ऐसा कहकर गजेंद्र वहां से बाहर निकलने लगता है और तभी जो भूरी होती है वो अपनी उसी गूंगी बहरी आवाज में, यानी कि जिस तरह से वो बोला करती थी, थोड़ा बहुत गले से जो भी आवाज निकलती है उसको निकालती है। और इसे सुनने के बाद गजेंद्र समझ जाता है कि ये गूंगी है और इसी वजह से कुछ भी नहीं कह रही थी। जब गजेंद्र पूछता है कि तुम गूंगी हो तो यहां पर वो हाँ में सर हिलाती है और इसके बाद गजेंद्र कहता है अरे नहीं, मैं तो ऐसे समझ रहा था और इसीलिए जा रहा था, ठीक है तो मैं बाहर जाना ठीक नहीं लग रहा तो मैं अंदर ही रह जाता हूं। उसके बाद गजेंद्र अंदर ही बैठ जाता है और जो भूरी होती है वह भी वहीं पर बैठी हुई थी। इसके बाद जो गजेंद्र होता है उससे पूछने लगता है कि तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारा ग्रुप कहाँ है जिसके साथ तुम रहा करती हो, क्योंकि वह समझ तो गया ही था। तो उसके बाद जो भूरी होती है वह इशारों में उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन इसके कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन एक बात उसके समझ में आ गई थी कि उसे बुखार चढ़ा हुआ है, यानी कि उसकी तबीयत खराब है। उसने माथे पर हाथ रख के ऐसा इशारा किया था जिससे गजेंद्र समझ गया था। तो उसके बाद वह उससे कहने लगता है कि अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं आपको छूकर देख सकता हूं कि आपकी तबीयत कैसी खराब है, बुखार ज्यादा तो नहीं है। तो उसके बाद जो भूरी है वो अपना हाथ आगे कर देती है।
उसके बाद वह उसके हाथ को पकड़कर देखता है तो उसे बहुत जोरों से बुखार था। तो वह कहने लगता है कि आपको तो बहुत ज़्यादा बुखार है और आप इस तरह से तो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाओगी। आप ऐसा कीजिए, ये लीजिए, मेरी कमीज को ओढ़ लीजिए क्योंकि आपको ठंड लग रही है और ज़्यादा ठंड में आप और भी ज़्यादा बीमार हो सकती हो। ऐसा कहकर जो गजेंद्र होता है उसे अपनी शर्ट उतार कर दे देता है और कहता है कि यहाँ पर कब तक रहेंगे, न जाने कितनी तेज़ बारिश और बढ़ जाए, क्योंकि अब फिलहाल बारिश थोड़ी सी कम हो गई थी। और वह कहने लगता है कि चलो यहाँ से मैं मेरे घर आपको ले चलता हूँ। ऐसा कहकर वह उसे अपनी बाइक पर बिठाने लगता है तो भूरी भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि अब तक उसे विश्वास हो गया था कि अच्छा इंसान है और वैसे भी वो काफ़ी जल्दी इंसानों को पहचान लिया करती थी। इसके बाद भूरी को बाइक पर बिठाकर, उसको खुद को शर्ट भी नहीं है, और वह सीधा वहाँ से गांव की तरफ जाने लगता है। लेकिन जैसे ही गांव की तरफ जाता है तो वो सोचने लगता है कि गांव में मेरा पिताजी सरपंच है और सरपंच के विरोधी भी हुआ करते हैं। अगर मैं लड़की को लेकर इस तरह से रात के समय गया तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। ऐसा सोचकर वह गांव के बाहर ही उसका एक ट्यूबवेल होता है खेतों पर, यानी कि खेतों पर जो कोठरा बना हुआ होता है, एक कमरा बना हुआ होता है, उसके अंदर भूरी को ले जाता है। जब भूरी को वहां पर ले जाता है तो वो थोड़ी सी डर जाती है। तभी वह उसको आश्वासन दिलाता है, कहता है कि देखो मेरे पिता सरपंच हैं और मैं अगर तुम्हें गाँव में इस तरह से ले गया तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। आप चिंता मत करो, यहाँ पर बिस्तर भी है और बैठने के लिए जगह भी है, तो आप आज रात यहाँ पर रह सकती हो। मैं आपके लिए दवाई लेकर आता हूँ और तब तक आप आराम से इस कोठरे के अंदर ही रह सकती हो। अंदर से दरवाजा बंद कर लेना और कोई भी आए दरवाजा मत खोलना। ऐसा कहकर वह भूरी को वहीं पर छोड़ता है और वहां पर छोड़ने के बाद सीधा गांव के ही एक लोकल डॉक्टर साहब के पास जाता है और कहता है कि बुखार बहुत तेज है और बुखार की दवाई दे दो। डॉक्टर साहब पूछने लगता है कि कौन, तुम्हें है या किसी और को है? तो वो कहता है कि नहीं, एक जानने वाले को है, उसकी पत्नी को बुखार आया है और उसी के लिए दवाई दे दो। तो जो गाँव के डॉक्टर साहब होते हैं वो उसे दवाई दे देते हैं। इसके बाद वह एक गाँव के पास ही में एक होटल था, उस होटल से थोड़ा बहुत खाना लेकर जाता है, क्योंकि उसे लग रहा है कि उसने खाना नहीं खाया होगा, और उसके बाद उस खाने को वहां पर ले जाता है। वहां पर ले जाने के बाद वह दरवाजा खटखटाता है, भूरी दरवाजा खोलती है और उसके बाद पहले तो उसे दवाई खिलाता है, और जब वो दवाई खा लेती है तो उसके बाद उसे खाना खाने के लिए देता है। कहता है कि थोड़ा बहुत खाना खा लो, दवाइयाँ हैं, बुखार भी है, तो तुम ठीक हो जाओगे। इसके बाद जो भूरी होती है वो दवाई और खाना दोनों खा लेती है और दवाइयों से उसको थोड़ी देर में आराम भी पड़ जाता है। यहाँ पर जो लड़का गजेंद्र होता है वह उसके पास बैठता और उसकी तरफ देखता ही रह जाता है, क्योंकि इतनी खूबसूरत लड़की शायद उसने आज तक नहीं देखी होगी। जो भूरी होती है वह उससे इशारे से पूछने लगती है कि तुम मेरी तरफ क्या देख रहे हो? तो उसके बाद जो गजेंद्र होता है वो कहता है कि सॉरी, माफ करना, बुरा मत मानना, दरअसल मैंने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की कभी भी नहीं देखी है। भूरी इस बात को सुनकर थोड़ी सी मुस्कुरा जाती है और उसके बाद जो गजेंद्र होता है उसे भी बड़ा ही अच्छा लगता है, क्योंकि अभी तक ये उससे बात तो कर रही थी इशारों में, लेकिन मुस्कुरा नहीं रही थी। उसके बाद जो गजेंद्र होता है वो उससे पूछने लगता है उसके बारे में और इशारों में वो समझाने लगती है। अब तक थोड़े थोड़े इशारों को वो समझने लगा था कि इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि जब वो इशारा किया करती तो वह उससे पूछा करता कि ऐसा कहना चाहती हो, तो वो हाँ में सर हिला देती है। तो धीरे धीरे उसे उसकी लैंग्वेज आती है और उसके बाद जब भूरी उसे अपने बारे में बताती है कि उसके मम्मी पापा इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, चाचा चाची उसके साथ रहा करते हैं, लेकिन उन्होंने एक ऐसे लड़के से उसकी शादी करा दी। काफ़ी देर में ये बात समझ में आई थी, लेकिन इस बात को समझ गया था वो कि शादी की वजह से घर से अलग हुई है, और पूरी बात उसे लगभग समझ में आ गई थी। तो उसके बाद वो कहता है कि कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो मेरे पिता सरपंच हैं और मैं उनसे जाकर इस बारे में बात करता हूँ। ऐसा कहकर वह वहाँ पर बैठा रहता है। तो उसके बाद भूरी भी इशारे में उससे पूछती है कि तुम अपने बारे में बताओगे, तुम कहाँ से आ रहे हो और क्या किया करते हो? तो यहाँ पर गजेंद्र अपने बारे में पूरी बात बताता है। कहता है कि मैं शहर में रहकर पढ़ा करता था और वहीं पर मुझे एक लड़की से प्यार भी हो गया था। इसी वजह से काफ़ी दिनों से मैं वहीं पर उसी लड़की के साथ लिविंग में रह रहा था, लेकिन वो लड़की धोखेबाज निकली और इसके बाद मैंने अपने घर वालों से कहा कि मैं घर आऊँगा और घर पर ही रहूँगा। ऐसा कहकर मैं घर आया था और इसी वजह से जब मैं घर आ रहा था रास्ते में बारिश आई और बारिश के दौरान मुझे तुम मिल गई। तो यहाँ पर जो गजेंद्र होता है वह इस बात को कहते हुए अपनी आंखों में आंसू ले आता है और जो भूरी होती है उसे चुप कराती है, कहती है कि चुप हो जाओ, ये तो किस्मत है, किस्मत न जाने किस इंसान से मिला देती है और वो इंसान कैसा निकले इसके बारे में हमें क्या पता होगा। यहाँ पर थोड़ी देर में गजेंद्र भी शांत होता है। उसके बाद कुछ और बातें उनमें होती रहती हैं और इन बातों के चलते चलते दोनों वहीं पर आराम करने लगते हैं और आराम करते करते कब उनकी आंख लग जाती है उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। धीरे धीरे वो सो गए थे और सोकर जब सुबह उनकी आंखें खुलती हैं तो अब तक सुबह के लगभग 10 बज चुके थे और 10 बजते ही जब
यहाँ पर लड़के गजेंद्र की आंख खुलती हैं तो वह इधर उधर एकदम से देखने लगता है कि इतनी सुबह हो गई तो अब तो कोई ना कोई उन्हें देख लेगा, क्योंकि उसका प्लान था कि सुबह सुबह जल्दी वह भूरी को अपने घर ले जाएगा और अपने पिता से मिलाकर पूरी बात उसे बता देगा। इधर यहाँ पर गजेंद्र का जो फोन होता है उस पर लगातार फोन आए हुए थे और ढेर सारी मिस कॉल उसके फोन में पड़ी हुई थी। वह अपना फोन देखता है, पूरी टेंशन में आते हुए कहने लगता है कि ये क्या हो गया, घर वालों की इतनी सारी मिस कॉल है और मैं तो फोन को साइलेंट कर बैठा और उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला। तुम्हारी बातों में ये सब कुछ गड़बड़ हो गई है। उसके बाद जो भूरी होती है वह भी थोड़ी सी सहम जाती है और उसके बाद वह कहने लगती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, जो हो गया ठीक है, अब चलो घर चलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भूरी होती है वह जब ये बात कहती है तो गजेंद्र कहने लगता है कि अब नहीं जा सकते, दिन का समय और तुम्हें मेरे साथ किसी ने देख लिया तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसा करो, आज तुम यहीं पर रुको, जैसी रात होगी तो रात के समय मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। ऐसा कहकर वह भूरी को यहीं पर रुकने के लिए कहता है, लेकिन फिर से उसके लिए खाने पीने का सामान लाना था और इसीलिए वह कहने लगता है कि क्या तुम बाहर कहीं घूमी हो। तो इस बात को सुनकर भूरी नाम में सर हिलाती है, क्योंकि वो तो बंजारन है, अपने गुरु के साथ ही रहा करती है, कहीं इधर उधर अकेली नहीं जाया करती है। तो इसी वजह से जो लड़का होता है गजेंद्र, वो कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हें घुमा देता हूँ। इस बात को सुनकर जो भूरी है वो भी खुश हो जाती है और उसके बाद जो गजेंद्र होता है वह उसे अपनी बाइक पर बिठाता है, क्योंकि गाँव यहाँ से थोड़ा दूर है और वो खेतों से सीधा शहर की तरफ चला जाता है। शहर में जाने के बाद वह उसे इधर उधर घुमाता है और जो भूरी होती है वह उसके साथ घूमकर बड़ी खुश प्रतीत होती है। और यहाँ पर गजेंद्र ने उसे पहले ही बता दिया था कि जब भी किसी सामान को देखे और तुम्हें लगे कि ये मुझे खरीदना है तो मुझे बता देना, क्योंकि रुपए पैसे मेरे पास काफी हैं और आज तुम्हें जी खोलकर शॉपिंग करवाऊंगा। पूरा दिन भर वो दोनों एक दूसरे के साथ घूमते फिरते हैं। यहाँ पर जो भूरी होती है उसने ढेर सारी शॉपिंग की थी और शॉपिंग करने के दौरान ही गजेंद्र जो होता है वह उससे दिल लगा बैठता है और इधर भूरी को भी गजेंद्र काफी ज्यादा अच्छा लगने लगता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम के समय जब जो गजेंद्र होता है वह भूरी से पूछता है कि क्या अब तुम्हें घर जाना है, तो उसके बाद भूरी इशारों में कहती है कि नहीं। तो यहाँ पर गजेंद्र भी समझ जाता है कि उसका मन लगा है इस सब चीज में, तो उसके बाद कहता है कि ठीक है, आज हम लोग शहर में रुकते हैं और उसके बाद फिर किसी दिन जाएंगे। ऐसा कहकर वह उसे शहर में एक होटल दिलाता है और उस होटल के अंदर उसको रुकने के लिए कह देता है। खुद उस होटल के कमरे के सोफे पर लेट जाता है और जो भी वो शॉपिंग करके लाई थी उन सभी को ट्राई करके देखती है। भूरी बड़ी खुश होती है, उसे लगता है कि उसे संसार की सारी खुशियां मिल रही हैं। इधर जो गजेंद्र होता है उसको देखकर संतुष्ट होता है कि उसने किसी की मदद की है और उससे वो बड़ी खुश है। जो आदमी जिंदगी में मॉल वगैरह को देख भी नहीं सकता था, उसे मॉल को मैंने दिखाया है और होटल में रुकने के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकती थी, उसे मैंने होटल में एक रात रुकने का टाइम दिया है। इस बात को देखते हुए यहाँ पर जो गजेंद्र होता है बड़ा ही खुश होता है और धीरे धीरे करके अब इन बातों को चलते हुए, यानी कि जो गजेंद्र है वो भूरी को अच्छी से अच्छी जगह पर ले जाया करता। घर वाले जब गजेंद्र के फोन किया करते तो कह दिया करता कि मुझे अब 2-4 दिन का काम है, उसके बाद आऊंगा। ऐसा करते करते लगभग 14 दिन हो जाते हैं और 14 दिन तक गजेंद्र भूरी को इधर उधर घुमाता रहता है। यानी कि किसी दिन तो किसी मेले में ले गया, यानी जैसे वाटर पार्क होते हैं उस टाइप के में, या फिर किसी दिन उसे मूवी दिखाने के लिए ले गया, यानी कि मूवी वगैरह उसने कभी नहीं देखी थी तो मूवी दिखाने के लिए हॉल में ले गया। इस तरह से वो 14 दिन कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन इन 14 दिन के अंदर दोनों एक दूसरे से मन ही मन बहुत ज्यादा प्यार करने लगते हैं और जो गजेंद्र होता है वो तो इसलिए नहीं कह पाता कि कहीं ये समझने लगे कि उसका फायदा उठा रहा है, और भूरी गूंगी है इस वजह से कुछ बोल नहीं पाती है। इसी वजह से दोनों को महसूस तो था कि शायद दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते हैं, क्योंकि दोनों को एक दूसरे का साथ बड़ा ही अच्छा लगता था, लेकिन कह नहीं पाते हैं। तभी एक दिन अचानक से गजेंद्र के पिता का फोन उसके पास आता है सुबह सुबह और वो कहने लगता है कि बेटा फौरन से घर पर आ और जो लड़की तेरे साथ है ना उसे भी अपने साथ लेकर आना। अब इस बात को सुनकर गजेंद्र पूरी तरह से हैरान हो जाता है और पूछना चाहता है कि पिताजी आपको कैसे पता कि मेरे साथ लड़की है। लेकिन पिता कहते हैं कि फौरन से घर पर आ, यहाँ पर बहुत बड़ी बात हो गई है और लड़की को साथ लेकर आना। इसके बाद जो बेटा होता है गजेंद्र वह भूरी को अपने साथ लेता और उसे समझाता है कि ऐसे ऐसे पिताजी कह रहे थे तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। भूरी भी कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी ये सारे से। और उसके बाद भूरी और गजेंद्र दोनों गांव में पहुंचते हैं। घर पर जाते ही वह देखते हैं कि भूरी के गिरोह का जो मुखिया होता है वह वहां पर है और उसके पिता के, यानी कि जो गजेंद्र होता है उसके पिता के अपोजिट वाले जो दूसरे प्रतिद्वंदी खड़ा हुआ करते हैं वो लोग उसे लेकर आए हैं। वो लोग आते ही भरी पंचायत में ये इल्जाम लगाते हैं, यानी कि जैसे ही भूरी और गजेंद्र वहां पर पहुंचते हैं तो जो मुखिया होता है उसके गिरोह का, भूरी के गिरोह का, वह कहने लगता है कि साहब ये हमारी बेटी है और यह है इसे हमारे वहां से लेकर आया है।
अब इस बात को सुनते ही गजेंद्र को समझने में देर नहीं लगती है कि अपोजिट जो होता है, जो यानी कि विपक्ष है, वह मेरे पिता को बदनाम करना चाहता है और इसीलिए कह रहा है कि इसे बंधक बनाकर अपने पास रख रखा है और इसका इस्तेमाल कर रहा है, सरपंच का बेटा होने का फायदा उठा रहा है। गांव वाले भी उसकी तरफ अजीब निगाहों से देखने लगते हैं, लेकिन तभी जो गजेंद्र होता है वो कहने लगता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इसे अगवा करके लाया हूं या फिर जबरदस्ती मैं इसे अपने पास रख रहा हूं तो रुको एक मिनट। वहीं पर उनके घर से थोड़ी आगे एक मंदिर था और उसी मंदिर में उसको हाथ पकड़ कर ले जाता है और वहां से सिंदूर उठाकर उसकी मांग में भर देता है। पूरी की पूरी पंचायत भी उसके साथ साथ जा रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि कहां ले जा रहा, लेकिन मंदिर की तरफ जाने लगता है तो शायद कुछ लोग समझ गए थे। जैसे वो उसकी मांग भरता है तो यहां पर गजेंद्र के जो पिता हैं वो हैरान तो होते हैं, लेकिन तभी यहां पर जो सरपंच साहब होता है अपोजिट वाला, वो भी एकदम से चुप पड़ जाता है क्योंकि अब उसका पूरा प्लान चौपट हो गया था। इधर जो ग्रोह का मुखिया होता है वो कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो हमें भी इससे कोई भी आपत्ति नहीं, जब हमारी लड़की से एक सरपंच को बेटा शादी करना चाहता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर यहां पर भूरी के तरफ मुंह करके गजेंद्र कहता है कि तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भूरी भी मुस्कुराते हुए हामी भर देती है कि मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद गजेंद्र और भूरी एक साथ अच्छा समय बिताते हैं और यहां पर इस कहानी का समापन होता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।